नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर थाईलैंड में फंसे मेरठ के आशीष पुनिया की भारत वापसी हो गई है। 4 महीने बंधक रहने के बाद आशीष अपने घर वापस लौटे हैं और भारत सरकार का आभार जताया है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के एक युवक आशीष पुनिया को चाइनीज जालसाजों ने थाईलैंड में फंसा लिया था। उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इंटरनेशनल फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया गया। आशीष को 4 महीने तक म्यांमार में बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन उन्हें म्यांमार आर्मी ने रेस्क्यू कर भारत वापस भेज दिया है। वो नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करता था, जहां पर उसके सहकर्मी द्वारा उसे थाईलैंड में अच्छी नौकरी का बहाना देकर उसे थाईलैंड भिजवाया गया, जहां पर कुछ लोगों द्वारा उसे साइबर अपराध में लिप्त किया गया। थाईलैंड में मोटी सैलरी और बेहतरीन लाइफस्टाइल का लालच देकर फंसाया गया। नोएडा में 7 काम करने वाले दोस्तों ने आशीष को इस जाल में फंसाया था। मेरे को बताया गया था कि यहाँ पे डाटा एनालिस्ट की जॉब है और आपकी इंग्लिश वगैरह ठीक है तो आपको 90,000 के करीब सैलरी मिल जाएगी। मैंने इंटरव्यू वगैरह कराया था मेरा, मैं वहाँ गया। उसके बाद में उसके फ्रॉड में मैं फंस गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे थाईलैंड से कहीं और भेज दिया, म्यांमार भेज दिया। वहाँ ना सैलरी मिली, स्कैम वगैरह का वहाँ काम था। उनको मना किया तो कह रहे थे कि 5 लाख दो, $3,000 दो, $4,000। आशीष का रेस्क्यू म्यांमार आर्मी ने किया है। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया है। आशीष भारत सरकार का आभार जताते हुए नजर आए। उनके मुताबिक चाइनीज स्कैमर्स के चंगुल में और भी युवक फंसे हुए हैं। ये लोग नए युवकों को मोटी सैलरी का लालच देकर दूसरे देश में बुला लेते हैं और फिर वहां उन्हें बंधक बनाकर फ्रॉड करवाते हैं। आशीष पुनिया ने सरकार से ऐसे स्कैमर्स पर नकेल कसने की मांग की है। मोदी जी तो ने बहुत अच्छा किया कि हम सब लोगों को वहां से निकाला, मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करीबन वहाँ पे होंगे 5-7 हजार इंडियंस होंगे वहाँ पे। तो वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वगैरह के स्कैम्स करवाते थे वो। आशीष की तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और सीबीआई भी मामले की पड़ताल में जुट गई है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उसे साइबर क्राइम में रखा गया और काफी दिन वहां रखने के बाद भारतीय दूतावास की मदद से वो युवक वापस लौटा है। इस पर उसने 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद और अज्ञात के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाए हैं। इस पर की पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। जो युवक बताए हैं उसमें ज्यादातर के डिटेल्स पता किए जा रहे हैं। जो भी सूचनाएं हैं उस आधार पर युवकों से गिरफ्तारी कर पूछताछ कर पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में फ्रॉड का शिकार हुए आशीष अब अपने घर लौट आए हैं। काफी डरे और सहमे हुए हैं। पर फ्रॉड की एक कहानी मेरठ से शुरू होती है, जहां पर एक लड़का अपनी जॉब के लिए सपने देख रहा था और उसे चाइनीज जालसाजों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। वहां जाकर म्यांमार की आर्मी ने उसे बचाया और उसके बाद टीम मोदी यानी इंडियन आर्मी ने अपने सुपुर्द लिया और अब जाकर वो अपने घर लौटा है। युवक का यही कहना है कि अगर भारत सरकार ने इनिशिएट नहीं लिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होता। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन बाधित हो रही हैं। देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की गई हैं। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार चौथे दिन कैंसिल की गई। ये सिलसिला मंगलवार से ही जारी है। शुक्रवार को इंडिगो ने देश के अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा की। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से सारी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं।
अंदर का कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहे हैं। उन लोग भी, स्टाफ को भी पता नहीं है उन लोग को क्या आंसर देना है कस्टमर के साथ। वो कुछ भी व्यवस्था भी नहीं है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे लोग भी बहुत रो रहे हैं, उन लोग को भी कुछ व्यवस्था नहीं है, सीट बैठने के भी कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ है अंदर। जो स्टाफ है, इंडिगो स्टाफ वाला भी ढंग से नहीं बता रहे वो फ्लाइट कब आएगा, कब का डिस्पैच होगा। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। उड़ान में देरी के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। गुरुवार को देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में अफरा तफरी मची, पैसेंजर नाराज दिखे। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जम्मू तक हंगामा दिखा। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? यात्री परेशान हैं, एयरपोर्ट पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बिना खाना पीना घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों का गुस्सा भी फूट पड़ा। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे, वो हर आधे घंटे में टाइमिंग चेंज होता रहता था। और उसके बाद हमें 1:30 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद हमने बेंगलोर का टिकट निकाल लिया, बेंगलोर टू तिरुवनंतपुरम का। वो भी सुबह 7:30 बजे तक हमें कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब एक साथ वेट कर रहे थे। कोई भी सोया नहीं, किसी ने हमें मतलब खाने के लिए पूछा नहीं। हम उनसे बात कर रहे, झगड़ा भी कर लिया बहुत सारा। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की 12 फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद कोहराम मच गया। देरी और कैंसिलेशन पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों ने नारेबाजी की। पहले से कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी? कुछ नहीं, अभी यहाँ पर आए तो कैसे पता चलेगा? वहाँ पे लिखा है बोर्ड पे कि सारी फ्लाइटें 5 तारीख की कैंसिल है, रिफंड का दे रहा है। अब रिफंड आए तब ना समझ में आए, अभी तो पता नहीं चल रहा है। तो खाली बातें रिफंड दे रहे, लेकिन रिफंड अभी तक आने, अभी तो रिफंड नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ। अब जाने को परेशानी भी हो रही है। 2 तारीख से लगेज अभी नहीं मिल रहा है। 2 तारीख से अभी तक नहीं मिल पा रहा? नहीं मिला। गोवा एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। फ्लाइट रद्द होने और लेट होने की वजह से गुस्साए यात्रियों ने एयरलाइंस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट रद्द कर चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिससे सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है। इसी बीच इंडिगो ने DGCA को बताया कि उसके ऑपरेशन 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे, यानी अभी 2 महीने से ज्यादा समय तक ऐसी ही अव्यवस्था का दौरा इंडिगो एयरलाइंस में जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर है, DGCA ने एयरलाइनों को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस ले लिया है। यह कदम बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा लचीलेपन के अनुरोध के बीच उठाया गया है। एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए साप्ताहिक आराम के बजाय छुट्टी ले सकती हैं। DGCA ने कहा कि यह नियम तुरंत प्रभावी है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इंडिगो के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है। इंडिगो क्राइसिस से लोग इस कदर परेशान हैं कि यह तस्वीर उसकी बानगी है। देश भर में इंडिगो की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण कर्नाटक के हुबली में एक हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन के बिना ही रिसेप्शन आयोजित करना पड़ा। हुबली की रहने वाली मेधा और भुवनेश्वर के रहने वाले संगम दास के लिए आयोजित रिसेप्शन समारोह उड़ानों के बार बार लेट होने और आखिरकार रद्द होने के कारण ऑनलाइन ही करना पड़ा।
मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज के बाहर छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। छात्रों की आखिर क्या मांग थी जिसकी वजह से उनको इस रवैये पर उतरना पड़ा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़े नामी कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया। गंदे पानी में बैठ गया और अपनी समस्या के समाधान की गुहार लगाने लगा। दरअसल कॉलेज के रास्ते की टूटी सड़क पर भरे गंदे पानी से परेशान होकर कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने विजय हिंदुस्तानी नाम के एक युवक के साथ गंदे पानी में उतरकर धरना दिया। इस दौरान विजय हिंदुस्तानी ने अर्धनग्न होकर अपने हाथ पैरों को जंजीरों से जकड़कर गंदे पानी में धरने पर बैठ गया। घंटों चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी अधिकारी प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के बीच नहीं पहुंचा, जिससे छात्र और छात्राओं में खासा नाराजगी देखने को मिली। लगभग 2 साल से जनपद मुजफ्फरनगर के रेसू विहार में श्री राम कॉलेज के बाहर ये सड़क है, ये इनकी जर्जर हालत है। पहले इसमें गड्ढे थे। मुख्यमंत्री जी का एक ही आदेश है, प्रदेश की किसी सड़क में गड्ढा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सड़क में तालाब में तब्दील हो चुकी है यहाँ की सड़कें। और ये जो जंजीरें कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य पर एक कैदी की तरह जंजीरें डाल दी गई है यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा। छात्रों के मुताबिक ये सड़क पिछले 2 साल से टूटी हुई है। कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी इस रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उन्हें इस सड़क की दुर्दशा दिखाई नहीं देती। छात्रों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो नेता लोगों को तो नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अजय आने जाने की दिक्कत है, गिरते फिरते फिर हो जाए बेचारे गाड़ी वाले ऑटो वाले। छात्रों के मुताबिक इस सड़क के लिए नगर पालिका से मंजूरी भी मिल चुकी है, उसके बावजूद अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। हमारे साथी ने जल समाधि ली। काफी लंबे समय से एक प्रकरण चल रहा है श्री राम के कॉलेज के बाहर जो सड़क टूटी हुई है। लगातार तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं सड़क को बनवाने का, पर यहाँ के PWD अधिकारी जो हैं वो अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। जब नगर पालिका से इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, PWD विभाग से पास हो चुका है, अधिकारी किस देर में है, क्या उनकी मंशा है, क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? शासन के सिर्फ निर्देश के बावजूद प्रशासन की अनदेखी की मार झेल रहे छात्रों ने मजबूर होकर सड़क पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने सुनवाई न होने तक आवाज उठाने की बात कही है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार के साथ टीम न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बागपत की एक अधिकारी जीवों के प्रति संवेदनशील रवैये के लिए चर्चा में है। कड़ाके की ठंड से जानवरों को बचाने के लिए अनोखी पहल की गई है जो हर ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बागपत जिलाधिकारी अस्मिता लाल एक बार फिर से अपनी संवेदनशील कार्यशैली और जीवों के प्रति प्रेम को लेकर चर्चा में है। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर भटकने वाले बेसहारा कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में डॉग शेल्टर होम बनवाने की बड़ी पहल की है। इस शेल्टर को खासतौर पर ठंड से बचाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पशुओं के लिए हम समय समय पर कुछ ऐसी पहल करते रहते हैं। जैसे समर्स के टाइम पे हमने वाटर बोर्ड प्रोजेक्ट बागपत स्टार्ट किया था, और विंटर्स में अभी हमने उनके लिए डॉग बेड्स और जो वेस्ट से ड्रम्स और टायर्स हैं उनसे हमने उनके लिए बेड्स बनाए हैं। बहुत ही सर्दी है इसीलिए। इस शेल्टर होम में किसी भी तरह से नई वस्तु इस्तेमाल नहीं की गई है, यानी कि वेस्ट मटेरियल से ही शेल्टर होम तैयार किया गया है। शेल्टर निर्माण में प्लास्टिक के ड्रम और पुराने टायरों का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रम को काटकर उसके अंदर गद्दे लगाए गए हैं ताकि कुत्तों को आरामदायक और गर्म आश्रय मिल सके। और ये सब कुछ जो है वेस्ट से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। हमारी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों में उन्होंने बनाया है। इससे पहले भी डीएम अस्मिता लाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में पशु पक्षियों के लिए कृत्रिम घर लगवाए थे। आज उन घरों में हजारों की संख्या में चिड़िया प्रवास कर रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को भी मजबूती मिल रही है। से ये अपील है कि वो संवेदनशील रहें पशुओं के प्रति, और चाहे वो एक कटोरा पानी हो रखने के लिए पशु और पक्षियों के लिए, या उनके लिए थोड़ा सा कुछ बिछा दें विंटर्स में, तो उनकी सहभागिता जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है।
ये पहल न केवल स्ट्रीट डॉग्स को सर्दी से राहत देने का काम कर रही है, बल्कि समाज को भी पशुओं के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दे रही है। डीएम की इस तरह की पहल की आम जनता, सामाजिक संगठनों और पशु प्रेमियों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। उनका ये कदम प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ साथ मानवता, संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनता जा रहा है। बागपत डीएम का ये प्रयास अन्य जिलों के प्रशासन के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण साबित हो सकता है। बागपत से शहजाद राव के साथ टीम न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जिलाधिकारी के संवेदनशील रवैये के बाद अब हम आपको एक स्कूल टीचर की सराहनीय पहल के बारे में दिखाएंगे, जिनकी प्रेरणा से विलुप्त हो रहे कौवों को सुखमय जीवन मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चंबल इलाके से जुड़ा एक प्राथमिक स्कूल विलुप्त हो रहे कौवों का सबसे बड़ा आशियाना बन गया है। कौवों का ये आशियाना इटावा जिले के बसरेहर विकासखंड के खरदूली स्थित प्राथमिक स्कूल में है और जिनकी वजह से ये कौवे इकट्ठा हो रहे हैं वो इसी स्कूल की सहायक अध्यापिका सुनीता है। सुनीता की प्रेरणा की वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है। देख रहे हैं कौवा पहले बहुत हुआ करते थे, यहाँ तक कि खाना छिपा के रखते थे, खाना खा रहे थाली से झटका मार के ले जाते, लेकिन अब कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका मेन कारण है उनके आवास की कमी हो गई और भोजन की कमी। शहरी क्षेत्र में मैं जानती हूँ कि पेड़ पौधे नहीं रहे, वो कौवे हैं जो वृक्षों, बड़े ऊंचे वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते थे। अब वृक्ष ही नहीं रहे, घोंसला कहाँ बनाएंगे? खाना भी उनको नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, खाना लिया और पन्नी बांध के फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर सुनीता यादव ने स्कूल परिसर में मौजूद एक पेड़ के नीचे खाने पीने का सामान रखने की शुरुआत की थी, जिससे कुछ कौवे यहाँ पर आना शुरू हुए। धीरे धीरे कौवों की संख्या बढ़ने लगी। टीचर की प्रेरणा से बच्चे और अन्य अध्यापक भी कुछ न कुछ खाने के लिए लाकर उस पेड़ के नीचे रखने लगे और पिछले कुछ ही सालों में स्कूल परिसर में अब हजारों की संख्या में कौवे इकट्ठे होने लग गए हैं। कौवों की संख्या खत्म होती जा रही है। हमारे विद्यालय में कौवों की संख्या बहुत है। उसका कारण है कि हमारा विद्यालय में सभी स्टूडेंट से लेकर के हमारे सारी अध्यापक प्रकृति प्रेमी हैं। रोज उनके लिए रोटी ले जाई जाती है। स्कूल में हजारों की संख्या में कौवे देखकर पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैरत में पड़ गए हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कौवे इकट्ठा कैसे हो रहे हैं? कौवों की संख्या देखते देखते बहुत बढ़ गई है, तो ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर कोई पक्षी जो है उसको संरक्षण मिल रहा है और उसके साथ साथ में दूसरे पक्षियों को भी संरक्षण मिल रहा है, तो अगर स्कूलों में इस तरह की पहल की जा रही है और कुछ लोगों की ज़्यादा की जा रही है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि कौवों की अगर भूमिका को देखा जाए प्रकृति में, तो कौवे स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। टीचर सुनीता यादव की तरफ से किए गए इन प्रयासों की हर तरफ सराहना की जा रही है। सुनीता यादव की ही तरह अगर अन्य लोग भी प्रयास करने लगे तो खाने पीने के संकट की वजह से विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को नया जीवन मिल सकता है। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ टीम न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हल्द्वानी में भाबर वाले इलाके से हाथी नेपाल की ओर जाते थे, लेकिन हाथियों का ये रूट बिंदु खत्ता और लालकुआं में आबादी बढ़ने की वजह से रुक गया। ऐसे में हाथियों की हलचल रिहायशी इलाकों की ओर ज्यादा बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। कुमाऊं के तराई इलाके के किसान हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। हल्दू चौड़, मोटा हल्दू और बिंदु खत्ता के इलाके में हाथियों का आतंक ऐसा है कि लोग खेतों में फसलों की बुआई करने से भी डरते हैं, क्योंकि हाथी लगातार फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर इसके कारण देखें तो कई एलिफेंट कॉरिडोर, जिसकी वजह से बाकी हाथी घरों और खेतों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनेकों बार फॉरेस्ट को भी कहा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहा कि भाई हमारे लिए यहाँ पर कम से कम जितना भी सीमांतर क्षेत्र किनारे किनारे लग रहा है, इसमें एक हाथी दीवार के लिए जो है सरकार कुछ आगे को कदम बढ़ाए। हमने ऐसा निवेदन किया। काश्तकार को यहाँ पर जो है नुकसान के कारण अपनी भूमि, छोटा तो काश्तकार है, वो भी अपनी भूमि को बेच रहा है, करेगा क्या? दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाथियों को रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए सोलर फेंसिंग से लेकर खाई खोदने तक का काम किया जा रहा है।
टीम है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैंडल कर रही है, डेली ही वहाँ शाम को रात को गश्त कर रही है और कुछ संवेदनशील स्थानों पे हाथी खाई भी खोदी गई है जिससे कि जानवर जो है खेतों की तरफ ना जा सके। तो इससे सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ क्षेत्र में अभी इश्यूज हैं जहां पर अभी हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय वहां भी हाथी की समस्या का निराकरण हो पाएगा। दरअसल कुमाऊं के तराई इलाके से नेपाल के फतेहपुर, गदगदिया, टांडा होते हुए लालकुआं, गौला नदी, सितारगंज, किलपुरा, सुरई और खचीमा जैसे कई एलिफेंट कॉरिडोर हैं जो कि बंद हो चुके हैं। कई इंसानों की आबादी इनका रास्ता रोके बैठी है, तो कहीं हाईवे और रेलवे ट्रैक है जिसकी वजह से हाथियों की आवाजाही सिमट गई है। लिहाजा हाथी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।